हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी इमल्शंस की। इमल्शंस में हमने देखा था कि इमल्शन एक टाइप होते हैं कोलॉइड के। उसके भी प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कोलॉइड्स के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी कि कोलॉइड्स जो होते हैं वो एक मिडिल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस एक्चुअली दोनों ही एक्सट्रीम मिक्सचर्स होते हैं और इन दोनों ही एक्सट्रीम मिक्सचर्स के बीच में आता है एक थर्ड टाइप का मिक्सचर जिसे हम कहते हैं कोलॉइड्स, या आप इनको कोलॉइडल सॉल्व भी कह सकते हैं। टोटल हमने देखे थे 8 टाइप के कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है, और उनमें से एक टाइप के कोलॉइड को इमल्शन को हमने डिटेल में भी पढ़ लिया। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस सेशन में हम कोलॉइड्स की ही कई सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करा था, सिमिलरली आज के सेशन में हम कोलॉइड्स को या कोलॉइडल सॉल्व की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम करेंगे डिस्कस। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स के साथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कोलॉइड जो है वो होते हैं हेट्रोजेनियस इन नेचर। भाई हम सबको पता है कि कोलॉइड्स क्या है, एक टाइप है मिक्सचर का। कई सारी चीज़ों को मिला करके क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है। अब मिक्सचर हो सकते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हम बोलेंगे कि वो कंपोनेंट्स जो कि मिक्सचर को बनाते हैं वो कंपोनेंट्स आपस में बहुत ही यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। इतने यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं कि अगर उन कंपोनेंट्स के बीच में हम किसी भी तरह की सेपरेशन बाउंड्री देखना चाहें तो हमें सेपरेशन बाउंड्री नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हम बोलते हैं कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में मिक्स्ड तो होते हैं लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स। इतने ज़्यादा यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं कि उनके बीच में हमें क्लियरली सेपरेशन बाउंड्री भी दिखाई दे देती है। तो अगर हम बात करेंगे अपने कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस? तो आपका जवाब होना चाहिए कि मैम कोलॉइड्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि कोलॉइड्स हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में। ऑल्दो दिखने में हमको लगेगा कि ये होमोजीनियस है, लेकिन होते क्या है, वो असल में हेट्रोजीनियस होते हैं। अब जैसे कि हमने देखा था कि ट्रू सॉल्यूशन के पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास सॉल्यूट होता है, हमारे पास सॉल्वेंट होता है। लेकिन जब बारी आती है किसकी, कोलॉइड्स की, तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड नहीं लेते हैं, हम यूज़ करते हैं दूसरे वर्ड्स, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, ये वो कंपोनेंट होता है कोलॉइड का जो कि दूसरे कंपोनेंट में जाकर के डिस्पर्स हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और वो कंपोनेंट कोलॉइड का जिसमें कि पहला वाला कंपोनेंट आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या डिस्पर्स हो रहा है, उसे हम कहेंगे क्या, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज का दूसरा नाम क्या हो सकता है, डिस्पर्स्ड फेज का दूसरा नाम होता है डिसकंटिन्यूअस फेज, और डिस्पर्जन मीडियम का दूसरा नाम क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस फेज। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको इमल्शन के लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, इमल्शन की, तो इमल्शन में हम बोलते हैं कि जो डिस्पर्जन मीडियम है उसी की चलेगी। क्यों? क्योंकि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फेज होता है। जब भी आप किसी इमल्शन को देखोगे तो आपको एक फेज ऐसा होगा, एक कंपोनेंट ऐसा होगा इमल्शन का जो कि कंटिन्यूअसली दिखेगा, और वो कंटिन्यूअसली दिखने वाले कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फेज, और वो होता है क्या, डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि चलेगी तो किसकी, हमेशा किंग की, और वो किंग क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ईजी है और सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं कहाँ, अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स का साइज, यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल्स। मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बोली है कि जब भी हम किसी भी टाइप के मिक्सचर की, चाहे हम सोल्यूशन पढ़ें, चाहे हम सस्पेंशन पढ़ें, चाहे हम कोलॉइड्स पढ़ें, हमेशा जो हमें प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस दिखाई देते हैं ना, वो क्यों दिखाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के साइज के कारण। ट्रू सोल्यूशन में भी
पार्टिकल्स का साइज मैटर करता है, सस्पेंशन में भी पार्टिकल्स का साइज मैटर करता है, और कोलॉइड्स में भी पार्टिकल्स का साइज में हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंसेस होने के कारण ही हमको ट्रू सॉल्यूशंस अलग दिखाई देंगे, सस्पेंशन बिल्कुल अलग हो जाएंगे, कोलॉइड्स बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। तो अगर हम बात करें कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड्स के जो पार्टिकल होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बीच में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से कैसा होता है, कम होता है। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स का साइज़ हम बोलते हैं कि 100 नैनोमीटर। आप इमेजिन कर सकते हो कि कहाँ 1 नैनोमीटर और कहाँ 100 नैनोमीटर। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, उसके बराबर होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, देखो इधर आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ ना कि कोलॉइड्स जो होते हैं एक मिडिल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो उसका एक रीज़न है, आप देख सकते हो कि 1 नैनोमीटर के नीचे कौन होंगे, ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स, 100 नैनोमीटर के ऊपर किसके पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंशन के, और बीच में कौन आएंगे, बीच में आएंगे हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स। अब ये जो आपके पास बार बार वर्ड आ रहा है ना, कोलॉइडल पार्टिकल, ये क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोलॉइड्स में होते हैं 2 फेजेस, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। तो कोलॉइड्स के डिस्पर्स्ड फेज के, आई रिपीट बहुत ध्यान से समझिएगा, कोलॉइड्स के जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि डिसकंटिन्यूअस फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स। क्या ये चीज़ आप सभी को समझ में आई? मैंने आपसे बोला कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज 1 to 100 नैनोमीटर होता है, यानी कि ट्रू सोल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन के पार्टिकल्स से छोटा होता है। लेकिन आखिर ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं कौन? तो हमने बताया आपको कि कोलॉइड्स में होते हैं 2 फेजेस, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स, और इनका साइज ही होता है कितना, 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में। फाइन, आई होप आपको फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं कहाँ, अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल्स के लिए हम बोलते हैं कि ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को आसानी से क्या कर पाते हैं, उसमें से पास कर जाएंगे, उसको क्रॉस कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ट्रू सॉल्यूशंस में, कि ट्रू सॉल्यूशंस को अगर आप फिल्टर करना चाहोगे, सॉल्ट सॉल्यूशन को या नमक के पानी को या शक्कर के पानी को अगर आप किसी फिल्टर पेपर से पास कराना चाहोगे तो पूरा का पूरा एज इट इज़ पानी जो है फिल्टर हो जाएगा, कोई भी रेसिड्यू नहीं मिलने वाला है फिल्टर पेपर पे। ये हमने देखा। जब हम बात करते हैं कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड्स को भी जब हम नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास कराना चाहेंगे तो एज इट इज़ हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा कोलॉइड जो है वो फिल्टर हो जाएगा, रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब क्या कि हमारे कोलॉइड्स होमोजेनस मिक्सचर है ट्रू सोल्यूशन की तरह? बिल्कुल भी नहीं। अभी एक टेस्ट करना और बाकी है। वो टेस्ट कौन सा होगा? वो टेस्ट होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाला। अब नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है उसको तो हमारे कोलॉइड्स ने पास कर लिया, तो हम इम्पल्सिव होकर के हम बोल देंगे, इम्पेशेंट होकर हम कह देंगे कि भाई हमारे कोलॉइड्स भी क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, जस्ट लाइक ट्रू सॉल्यूशंस। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम कोलॉइड्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास कराते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, जो कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को जाने देंगी और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं जाने देंगी। ठीक है, आई रिपीट, व्हाट आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम बोलते हैं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को जाने देंगी और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपने में से पास नहीं होने देंगी। और मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनाई जाती है? पिग्स के ब्लैडर की बनाई जाती है। ठीक है, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो। तो जब हम इस तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अपने कोलॉइड्स को पास कराना चाहेंगे तो आपको क्या लगता है क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि hence the colloidal particles cannot be separated from the dispersion medium by filtration. However, colloidal particles cannot pass through the सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब आप कोलॉइड्स को पास कराओगे ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे
कोलॉइडल पार्टिकल्स मतलब क्या, कोलॉइड के डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होंगे ना वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो होल्स होते हैं, जो छेद होते हैं, वो और भी छोटे छोटे होते हैं, तो उन और छोटे छेदों को कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, देख लो ना भाई, साइज मैंने आपको बताया तो है, 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के डायमीटर तक के होते हैं। अब इतने बड़े पार्टिकल्स और बेचारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के इतने छोटे छोटे से होल्स, तो कैसे इतने छोटे होल से इतने बड़े साइज के कोलॉइडल पार्टिकल्स पास हो पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि ऑल्दो हमें लग रहा था कि फिल्टर पेपर को क्रॉस कर लिया है कोलॉइड्स ने, तो वो क्या बन गए हैं, ट्रू सोल्यूशन बन गए हैं, यानी कि वो होमोजेनस मिक्सचर बन गए हैं। लेकिन जब हमने एक और फिल्टर पेपर यानी कि एक और हमने फिल्ट्रेशन टेस्ट लगाया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाला हमने यूज़ किया, तो हमें समझ में आया कि भाई ये होमोजीनियस नहीं है, ये तो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का यूज़ करके फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि कोलॉइडल पार्टिकल को डिस्पर्जन मीडियम से सेपरेट कर सकते हैं। क्या ये चीज़ें आप सभी को क्लियर हैं, और क्यों नहीं कर सकते हैं उसका भी मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का। फिर इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आती है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि कोलॉइडल सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, यानी कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्पर्जन मीडियम में नीचे जाकर के सेटल नहीं हो जाते हैं। जैसा कि हमने सस्पेंशन के केस में देखा था कि सस्पेंशन में क्या होता है कि हम दो कंपोनेंट्स को मिलाते हैं और मिलाने के बाद जैसे ही उनको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं बिना उनको स्टर करे, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं। जैसे कि सैंड ग्रेन्स, रेत को अगर आप पानी में डालो और अच्छे से चला दो, स्टर कर दो, 5 मिनट के लिए उसको छोड़ दो रेस्ट पे, 5 मिनट बाद आप देखोगे कि पूरे की पूरी सैंड ग्रेन जो है वो नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं। इतने अच्छी तरीके से सेटल हो जाते हैं कि आपको एग्जैक्टली एक सेपरेशन बाउंड्री दिखाई देने लगती है। सैंड प्लस वाटर का जो एग्जाम्पल है, जो मिक्सचर है, वो किसका है, एक सस्पेंशन का है ना। तो वहाँ पे आपको क्लियरली एक सेपरेशन बाउंड्री दिखाई देती है कि बाउंड्री के इस तरफ क्या है, रेत है, और दूसरी तरफ क्या है, पानी है। तो इस तरह की सेपरेशन बाउंड्री क्लियरली आपको कहाँ दिखाई देगी, आपको दिखाई देने वाली है सस्पेंशन में। क्यों, क्योंकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज और बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि बिना माइक्रोस्कोप के भी नेकेड आई से उनको देखा जा सकता है। क्या आपको सैंड के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो सैंड आपने देखा कि किस तरीके से नीचे पानी में जाकर के सेटल हो जाती है। तो क्या हम सस्पेंशन को अनस्टेबल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कि अगर आपने उसको जैसे ही रेस्ट पे छोड़ा कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन यहाँ हम कोलॉइड्स के केस में बोल रहे हैं कि मिक्सचर्स कैसे होते हैं, देखो सॉल्ट्स कैसे होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो डिस्पर्जन मीडियम में जाकर के नीचे की तरफ सेटल नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब ये कॉमन स्टेटमेंट होता है हर एक किताब का कि कोलॉइड्स जो होते हैं या जो कोलॉइडल सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स नीचे जाकर के सेटल नहीं होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स। लेकिन कोई रीज़न नहीं बताता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि कोलॉइड स्टेबल हैं तो आखिर ये स्टेबल कैसे हो पा रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। रीज़न उसका ये है कि ये जो हम कोलॉइडल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं ना, ये पार्टिकल्स अपने ऊपर चार्ज कैरी करते हैं। हम सभी को पता है, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो चार्ज वाला जो प्रॉपर्टी है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं अपने ऊपर एक चार्ज पोजेस करते हैं, ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि ये जो कोलॉइड्स के डिस्पर्जन या डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, अपने ऊपर चार्ज पोजेस करते हैं। अब आप सभी को पता है कि चार्ज कैसा होता है, 2 टाइप का होता है। या तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव होता है, या हम बोलते हैं कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो जो
कोलॉइडल सॉल्ट्स हैं उनके कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या करेंगे, या तो अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे या फिर हम बोलते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज रखेंगे। ठीक है, अब डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो भी किसी से कम थोड़ी होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जो कोलॉइडल सॉल्ट है उसके कोलॉइडल पार्टिकल्स यानी कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है या पॉजिटिव या नेगेटिव। ये मत बोला कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, नहीं। अगर आप कोलॉइडल पार्टिकल्स की बात कर रहे हो तो उनके ऊपर केवल एक ही टाइप का चार्ज होगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन जो डिस्पर्जन मीडियम होता है कोलॉइडल सॉल्ट का, वो भी किसी से कम थोड़ी होता है, वो भी पीछे नहीं होता है। वो भी अपने ऊपर क्या करता है, एक चार्ज कैरी करता है। और वो चार्ज कैसा होगा, वो चार्ज हम बोलते हैं कि ऑपोजिट होगा। किसके ऑपोजिट होगा, उस वाले चार्ज से जो कि किसके ऊपर है, कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? कोलॉइड्स के पास होता है के पास होते हैं दो फेज, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है, मैं लिख देती हूं, ये रहे क्या हमारे कोलॉइड्स। ठीक है, अब इन कोलॉइड्स के पास क्या होता है, दो फेज होते हैं, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। डीएम क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, और डीपी क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स कहते हैं। लिख दिया मैंने यहाँ पे, इनको हम क्या कहेंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स कहेंगे। अब ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं इनके पास क्या होता है, चार्ज होता है, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं कि अभी हम जिस कोलॉइड की बात कर रहे हैं उसके कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इस कोलॉइड का जो डिस्पर्जन मीडियम है ये भी किसी से पीछे नहीं रहेगा, ये भी अपने ऊपर चार्ज कैरी करेगा। कौन सा चार्ज कैरी करेगा, तो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, यानी कि ऑपोजिट चार्ज। किसके ऑपोजिट चार्ज, कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है ना उसके ऑपोजिट वाला, लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। तो यानी कि एक कोलॉइड में टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर हो जाता है, टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर हो जाता है। अगर हम किसी एक ऐसे कोलॉइड की बात करते हैं जिनके पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज होता, तो डिस्पर्जन मीडियम के पास हम बोलते हैं कि ऑपोजिट चार्ज हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो जाता। और वो भी चार्ज कैसे होते, ऑपोजिट होते हैं मैग्नीट्यूड में। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि हमारे कोलॉइड्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब हम सबको पता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं यानी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने मैग्नेट के पोल्स का देखा होगा कि सेम पोल्स को लेकर के आओगे पास में, साउथ साउथ या नॉर्थ पोल को लेकर के आओगे तो मैग्नेट्स क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और वहीं अगर आपने क्या किया है, एक साउथ पोल लेकर के आए हो और एक नॉर्थ पोल लेकर के आए हो तो क्या होगा, मैग्नेट्स अट्रैक्ट कर जाएंगे। सिमिलरली हम बोलते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन अगर आप क्या ले आए हो, पॉजिटिव ले आए हो और दूसरा आप नेगेटिव लेकर के आ गए हो तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूँ तो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज ये मैंने क्या लिया है, एक कंटेनर लिया है, ठीक है। अब इस कंटेनर में मैं आपके सामने बनाने वाली हूँ क्या, रेड कलर के कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये रेड कलर के मैंने क्या बनाए हैं भाई, कोलॉइडल पार्टिकल्स बनाए हैं। और इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज मैंने कौन सा लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो जो इस कोलॉइड का डिस्पर्जन मीडियम होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा भाई, उसके ऊपर हम बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये लो मैंने कुछ क्या बना दिए, नेगेटिव चार्जेस भी बना दिए, ये बन गए नेगेटिव चार्जेस। अब होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस कैरी करने वाले जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है ना, ये एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। क्यों दूर रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं। लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को से दूर दूर भागेंगे यानी कि रिपल करेंगे। अब इस पार्टिकल के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पड़ोसी वाले पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको क्या लगता है, कभी भी ये दोनों पार्टिकल्स पास में आने की कोशिश करेंगे क्या, कभी भी नहीं। हमेशा क्या होगा, एक दूसरे से दूर दूर ही भागते रहेंगे। तो पास में आने की इनकी पॉसिबिलिटीज तो है नहीं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि
कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है पास में नहीं आएंगे। एट द सेम टाइम ना ही वो एक दूसरे से पास पास आएंगे, बल्कि डिस्पर्शन मीडियम में भी क्या रहेंगे, डिस्पर्स्ड रहेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्पर्शन मीडियम पे ऑपोजिट चार्ज है, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक कोलॉइडल पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम की तरफ अट्रैक्ट होकर के जाएगा, जिसके पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। पड़ोसी वाले पार्टिकल के पास तो वो जाने से रहा, क्योंकि उसके ऊपर तो सेम चार्ज है। तो लाइक चार्जेस तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अल्टीमेटली पार्टिकल जाएगा कहाँ, पार्टिकल जाएगा डिस्पर्जन मीडियम के पास। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कोलॉइड जो होते हैं वो आप बोल सकते हो कि स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि कोलॉइड्स में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्जन मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, वो कैसे रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। कभी भी आपको ऑल्दो वो हेट्रोजीनियस होते हैं मिक्सचर कोलॉइड्स, लेकिन फिर भी आपको एक बहुत ही क्लियर सेपरेशन बाउंड्री उन्हें दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमारे कोलॉइड्स स्टेबल होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स्ड फेस के, जिनको हम कोलॉइडल पार्टिकल्स कहते हैं, ये पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम में थ्रू आउट द डिस्पर्जन मीडियम ये कैसे होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे कोलॉइड्स के जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाकर के सेटल हो जाएं। ठीक है, तो हाँ, अगर हम चाहते हैं, इंटेंशनली चाहते हैं सेटल डाउन करवाना, तो हम ज़रूर कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगी, अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन नेचुरली क्या होता है कि कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स, वो सेटल डाउन नहीं हो जाएंगे, वो सस्पेंडेड रहते हैं। कहाँ, डिस्पर्जन मीडियम में। तो क्या आप इस चीज़ को समझ पाए कैसे रहेंगे? क्योंकि भाई एक दूसरे से तो ये दूर दूर ही भागेंगे पार्टिकल्स, क्योंकि सभी के पास क्या है, सेम चार्ज है। लेकिन ये पार्टिकल्स किसकी तरफ भागेंगे, ये भागेंगे डिस्पर्जन मीडियम की तरफ। क्यों? क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर हम बोलते हैं कि ऑपोजिट चार्ज है, और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सपोज मैं क्या हूँ, एक पार्टिकल हूँ डिस्पर्स्ड फेस का, यानी कि मैं क्या हूँ, एक कोलॉइडल पार्टिकल हूँ, मेरे ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं कभी जाऊंगी कहाँ, इधर, और कभी मैं जाऊंगी इधर। क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ डिस्पर्जन मीडियम की तरफ, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम के पास नेगेटिव चार्ज है। तो मैं कभी अट्रैक्ट होकर के यहाँ चली जाऊंगी, कभी मैं अट्रैक्ट होकर के दूसरी तरफ चली जाऊंगी। मैं किसी भी हाल में नीचे जाकर के सेटल नहीं होंगी। ठीक है, चलो, तो अब मैंने आपको रीज़न भी बता दिया है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये तो आपने बड़े अच्छे से बोल दिया कि हमारे जो कोलॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आपसे किसी ने पलट के पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों आप बोल रहे हो कि कोलॉइड स्टेबल है, तो अब आपके पास एक रीज़न होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे कोलॉइड्स के पास क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर होता है एक टाइप का चार्ज, और उसके ऑपोजिट चार्ज कहाँ मिलेगा आपको, डिस्पर्जन मीडियम में, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड में। तो इसकी वजह से हमारे कोलॉइड्स क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, अब एक प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं, जिस प्रोसेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, कोएगुलेशन करेंगे। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम कोलॉइड्स के ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनको हम सेटल डाउन करा सकते हैं, इकट्ठा करके, जमा करके नीचे बिठा सकते हैं। अभी तक तो हम बोल रहे थे कि नहीं नहीं, कोलॉइड्स तो बहुत स्टेबल होते हैं, उनके पार्टिकल्स तो कभी जो है ना सेटल डाउन नहीं हो सकते, कभी एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्जेस होते हैं। लेकिन अब हम एक बात करेंगे प्रोसेस की, जहां पे ये इंटेंशनली करना पॉसिबल है, जहां पे कोलॉइड्स को आप क्या करा सकते हो, अनस्टेबल बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, उनके कोलॉइडल पार्टिकल्स को आप इकट्ठा करके सेटल डाउन करा दो डिस्पर्जन मीडियम में। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब इनके ऊपर के जो चार्जेस होंगे ना ये खत्म होंगे। क्या आप इस चीज को समझ रहे हो कि हमारे कोलॉइड स्टेबल क्यों हो रहे थे, क्योंकि पार्टिकल्स के ऊपर, कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर हम बोल रहे थे कि चार्जेस हो रहे थे, जिसकी वजह से वो डिस्पर्जन मीडियम में सस्पेंडेड थे, डिस्पर्स्ड थे, नीचे जाने को तैयार ही नहीं थे, डिस्पर्जन मीडियम की तरफ अट्रैक्टेड थे। लेकिन अब अगर मैं बोल रही हूं कि हाँ ये भी पॉसिबल है कि इनको हम नीचे बिठा सकते हैं इकट्ठा करवा करके, इसका मतलब क्या है कि इनकी जो जड़ है, जो रूट कॉज है,
उसी को हम हटा रहे हैं, यानी कि इनके ऊपर से हम चार्जेस को हटा पा रहे हैं। और एक बार चार्जेस हटे तो क्या होगा, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होने के बाद में डिस्पर्जन मीडियम में जाकर के नीचे बैठ जाएंगे। कैसे होता है वो देख लो। आपके पास यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज में आपके पास क्या है, एक ट्यूब है और इसे हम क्या कहते हैं, यू ट्यूब कहते हैं। ये वो वाला यू ट्यूब नहीं है, ये सच में क्या है, एक यू शेप्ड की ट्यूब है, ठीक है। अब इस यू ट्यूब में हमने क्या डाला हुआ है, इसमें हमने कोलॉइड डाला हुआ है। ये जो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर की लाइनिंग, ये ब्लू कलर की लाइनिंग क्या है भाई, ये है डिस्पर्जन मीडियम। और ये जो आपको ब्लैक कलर के एरोस दिखाई दे रहे होंगे, ये ब्लैक कलर के पार्टिकल्स, सर्कल्स या एरोस क्या हैं, ये हैं डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स, यानी कि ये क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। यू शेप की ट्यूब है, इस यू शेप की ट्यूब में हमने क्या भर के रखा हुआ है, इस यू शेप की ट्यूब में हमने अपना कोलॉइड भर के रखा हुआ है। इस कोलॉइड में आपके पास ब्लू क्या दिख रहा है, ये है डिस्पर्जन मीडियम, और गोल गोल ब्लैक कलर के सर्कल्स क्या दिख रहे हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यानी कि डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स। अब क्या हुआ, इस यू ट्यूब के दोनों ही एंड्स पे मैंने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रोड लगा दिया है। इलेक्ट्रोड मैंने आपको पहले भी बताया है क्या होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है क्या, एनोड। सिंपल हम बोल सकते हैं कि मेटल की प्लेट होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद हो रहा हो कि कैथोड एनोड क्या होता है, तो आप सिंपली ऐसे याद रखो कि यूट्यूब के दोनों ही एंड्स पे हमने एक एक मेटल की प्लेट लगा के रखी हुई है एक, और इन दोनों ही प्लेट्स को हमने क्या किया है, एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब वो वाली प्लेट जो कि हम सबको पता है, ये चीज़ तो आपको पता होगी कि बैटरी के पास एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो वो वाली प्लेट जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड होगी, कनेक्टेड होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। और वो वाली आप बोल सकते हो कि प्लेट जिसके ऊपर जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम बोलते हैं कि अटैच है, उसे आप क्या बोलोगे, एनोड बोलोगे। क्या ये चीज़ आप सभी को क्लियर है? तो एनोड के ऊपर हम बोल सकते हैं कि चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड के ऊपर हम बोलते हैं कि चार्ज कैसा हो सकता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अब हमने क्या किया है, यूट्यूब ले लिया, उसमें हमने अपना कोलॉइड ऐड कर दिया, इसके बाद में हमने दोनों ही एंड्स पे एक एक मेटल की प्लेट्स लगा दी, यानी कि हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, और इन दोनों को ही इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या किया है, एक बैटरी के साथ, यानी कि हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। अब ये बैटरी क्या करेगी भाई, वोल्टेज सप्लाई करेगी, यानी कि यहाँ पे होने वाला है क्या, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो पता है आपको क्या होने वाला है, अब ये जो डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स होंगे, यानी कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे, ये पता है क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट होकर के उस इलेक्ट्रोड के तरफ जाएंगे जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होने वाला है, जिसके ऊपर हम बोलते हैं कि ऑपोजिट चार्ज होने वाला है। इसका मतलब क्या कि सपोज हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास जो कोलॉइड प्रेजेंट था उसके पार्टिकल्स के पास, यानी कि डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स के पास हम बोलते थे कि पॉजिटिव चार्जेस हैं। हमें अभी नहीं पता था कि कोलॉइड्स के ऊपर, कोलॉइड्स जो है हमारे पास, उसके पार्टिकल्स के पास पॉजिटिव चार्ज है या फिर हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है। हमने क्या किया, बस उसको एक यू ट्यूब में डाल दिया और एक कुछ इस तरीके का हमने सेटअप बना दिया। अब जैसे ही हम बोलते हैं करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ये हम बोलते हैं कि हमारे डिस्पर्स्ड फेस के, यानी कि हमारे कोलॉइड के जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। कैसे मूव करेंगे, वो ऑपोजिट चार्ज कैरी करने वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सपोज इनके ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और हमारे कैथोड के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स कहाँ भागेंगे, ये भागेंगे टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड की तरफ भागते जाएंगे, भागते जाएंगे, भागते जाएंगे, और कुछ देर बाद आपको दिखाई देगा कि इस कैथोड के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स आकर के जमा हो गए हैं। इनफैक्ट सभी के सभी डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स या कोलॉइडल पार्टिकल्स आकर के कैथोड पर इकट्ठा हो गए हैं। इकट्ठा होने के बाद क्या होगा कैथोड पर, कि वो अपने अपने चार्जेस को लूज कर देंगे, और लूज करने के बाद एक बड़ा सा पार्टिकल बना लेंगे, और बनाने के बाद हम बोलते हैं कि डिस्पर्स मीडियम में जाकर के नीचे कहीं सेटल हो जाएंगे।
क्या ये चीज़ आप सभी को समझ में आई? आई होप ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस कौन सी है भाई? इलेक्ट्रोफोरेसिस की है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम बोलते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे चार्जेस का मूवमेंट होता है। कहाँ मूवमेंट होता है? टूवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे जो कोलॉइड था उसमें उसके जो पार्टिकल्स थे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करते करते चले गए? ये चले गए नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस से हम बोलते हैं कि कोआगुलेशन पॉसिबल है। हम अभी तक बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे थे कि हमारे जो कोलॉइड हैं वो स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके पास पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस होते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस हम बोलते हैं कि डिस्पर्शन मीडियम में प्रेजेंट होते हैं इक्वल अमाउंट में। तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्ज है, तो सेम चार्जेस तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। एट द सेम टाइम जो पार्टिकल्स होंगे वो डिस्पर्जन मीडियम में थ्रू आउट द मीडियम सस्पेंडेड होंगे, डिस्पर्स्ड होंगे। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट होते रहेंगे पार्टिकल्स पूरे टाइम डिस्पर्जन मीडियम में, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम के पास ऑपोजिट चार्ज है। तो मीडियम में उन पार्टिकल्स को कभी भी ये मंजूर नहीं होगा कि वो नीचे जाकर के सेटल हो जाए इकट्ठा होकर के। पहली बात तो इकट्ठा ही नहीं होंगे क्योंकि उनके ऊपर क्या है? सेम चार्जेस हैं, और सेम चार्जेस क्या करेंगे? रिपल करेंगे, यानी कि एक कोलॉइडल पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर भागेगा। तो पहली बात तो इकट्ठा ही नहीं होंगे, और अगर इकट्ठा हो भी गए तो उनको नीचे बैठना मंजूर नहीं होगा क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम के पास ऑपोजिट चार्ज होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता ही रहेगा, तो नीचे जाकर के कोई सेटल क्यों होना चाहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि ये कोआगुलेशन की प्रोसेस, यानी कि कोलॉइड्स के पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स को इकट्ठा करके नीचे बिठाने की जो प्रोसेस है इसको हम कोआगुलेशन कहते हैं। और ये कोआगुलेशन पॉसिबल है कैसे? इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक से। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक यूट्यूब में भर लेंगे क्या? अपना पूरा कोलॉइड, और दोनों ही एंड पे, यूट्यूब की दोनों ही एंड पे एक एनोड और एक कैथोड लगा देंगे, और उसको हम एक हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जैसे करंट फ्लो होना शुरू करेगा, कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइड के जो पार्टिकल होंगे, दैट इज कोलॉइडल पार्टिकल, उनके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ भागने लगेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागने लगेंगे। अगर उनके ऊपर, जरूरी नहीं कि कोलॉइड के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है, पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी तो हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमारे पास एक ऐसा कोलॉइड है जिसके पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आप चाहो तो एक ऐसा कोलॉइड ले लो जिसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव चार्जेस कहाँ भागेंगे? ये हम बोलते हैं कि एनोड के ऊपर भागेंगे क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद कि एनोड के ऊपर हम बोलते हैं कि बहुत सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए हैं, और जैसे ही ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठा होंगे, ये पार्टिकल्स अपने अपना चार्ज खो देंगे, और जब चार्ज ही खो देंगे तो एक दूसरे से रिपल होने का जो कारण है, या एक दूसरे से दूर दूर भागने का जो कारण है, वो खो देंगे, और एक दूसरे से दूर दूर नहीं होंगे, फ्रेंड्स बन जाएंगे और एक बड़ा सा पार्टिकल बना लेंगे, और ये बड़ा सा पार्टिकल अल्टीमेटली डिस्पर्जन मीडियम में जाकर के सेटल हो जाएगा। तो हमने कोलॉइड को क्या बना दिया? अनस्टेबल बना दिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या ये चीज़ आप सभी को क्लियर है? चलो, तो आज अभी हमने इस प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? विजिबिलिटी। स्टेबिलिटी हो गई ना, अब मैं आपको बताती हूँ विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में क्या है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं नेकेड आई से, लेकिन अगर आप उनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखना चाहोगे तो ये विजिबल होंगे। कोलॉइड्स की हर एक प्रॉपर्टी जो है ना, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करती है। ट्रू सोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सोल्यूशन के, उनको ना ही आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो और ना ही उनको आप नेकेड आई से देख सकते हो। सस्पेंशन में हमने देखा था कि पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन अब जब हम बात करेंगे कोलॉइड्स की तो इन दोनों की ही बीच की प्रॉपर्टीज होगी इसके पास, यानी कि आप इनको नेकेड आई से तो नहीं देख पाओगे लाइक ट्रू सोल्यूशन, लेकिन आप इन्हें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जो है ना आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको विजिबिलिटी भी बता दी। फिर इसके बाद में आता है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का क्या मतलब है? ये बेसिकली जो जिगजैग मूवमेंट होता है ना पार्टिकल्स का, कंटिन्यूअसली जिगजैग मूवमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? रॉबर्ट ब्राउन, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। 1928 में इन्होंने करा क्या कि इस तरीके से पानी
पानी के अंदर इन्होंने क्या करा, पोलन ग्रेन्स डाल दिए, फूलों में होते हैं ना पोलन ग्रेन्स। तो पानी के अंदर, ये 1928 की बात है, इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, पानी के अंदर थोड़े से पोलन ग्रेन्स डाल दिए। अब इन पोलन ग्रेन्स, वैसे तो क्या था, पानी भी बिल्कुल रुका हुआ था, स्टेबल था, कहीं से लेके कहीं तक जो है ना मूव नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही इस रुके हुए थमे हुए पानी में उन्होंने पोलन ग्रेन्स डाले, उनको एक बहुत ही अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन उन्होंने नोटिस किया। क्या नोटिस किया कि पोलन ग्रेन्स जो है ना वो इस तरीके से कंटिन्यूसली जिगजैग 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 मोशन परफॉर्म कर रहे थे। अब उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि भाई जिस पानी में हमने पोलन ग्रेन्स को डाला हुआ था वो तो अच्छा खासा कैसा था, स्टेबल था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें पोलन ग्रेन्स पड़े, पोलन ग्रेन्स ने अपना इस तरीके का जिगजैग मूवमेंट शो कर दिया। तो अब उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। फिर इसके बाद में उन्होंने और स्टडी करी तो उनको पता चला कि भाई पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो भी क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली ऐसे 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 मूव करते रहेंगे। और इन बेसिकली जैसे कि हमें पता है कि पानी क्या है, लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट में तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल, आप बोल सकते हो कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो जिसके कारण लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जा पाते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। तो हुआ क्या, पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। तो पानी के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और इन्हीं पानी के पार्टिकल्स ने क्या किया, पोलन ग्रेन्स को धक्का मार दिया। तो पोलन ग्रेन्स बेचारे धक्का खाते 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 वो भी इस तरीके से जिगजैग जिगजैग मूवमेंट शो करने लगे। और इसी जिगजैग मूवमेंट को क्या नाम दिया गया, ब्राउनियन मूवमेंट नाम दिया गया, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। तो उन्हीं की सरनेम पे इस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया, इस जिगजैग मूवमेंट को नाम दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट may be defined as a continuous, देखना हाँ continuous बोला है यहाँ पे, continuous zigzag movement of the colloidal particles in a colloidal sol। तो क्या ये चीज़ आप सभी को समझ में आई? हुआ क्या, 1928 में इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने पानी में थोड़े से पोलन ग्रेन्स डाल दिए और उन्होंने देखा कि पोलन ग्रेन्स कंटिन्यूसली कुछ इस तरीके से मूव कर रहे थे, कंटिन्यूसली जिगजैग जिगजैग मूवमेंट कर रहे थे। उनको नहीं समझ में आया। फिर बाद में उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि भाई पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या कर रहे थे, धक्का मार रहे थे, मूव कर रहे थे। और यही पानी के पार्टिकल्स का धक्का कहाँ लग गया, पोलन ग्रेन्स को लग गया, जिसके कारण पोलन ग्रेन्स भी क्या करने लगे, मूव करने लगे। और इस तरह के मूवमेंट को क्या नाम दिया गया, ब्राउनियन मूवमेंट नाम दिया गया। तो है क्या, प्रॉपर्टी क्या है, जो कोलॉइड्स के जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसी तरीके का कंटिन्यूसली जिगजैग जिगजैग मूवमेंट परफॉर्म करते रहते हैं। ये कब हमें देखने को मिलेगा, जब आप इन्हें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे। भाई नेकेड आई से तो आपको जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो तो कभी दिखने से रहे, कब दिखेंगे, जब आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखोगे। जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखोगे तो पता चलेगा कि भाई ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये कंटिन्यूसली जिगजैग मूवमेंट परफॉर्म करते ही रहते हैं। सच अ मूवमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन सस्पेंडेड इन वाटर वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, अन इंग्लिश साइंटिस्ट, इन 1928 एंड हेंस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट आफ्टर हिज नेम। तो कंक्लूजन क्या निकला, क्योंकि हमने देखा कि कोलॉइड्स के जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते रहते हैं, जिगजैग कंटिन्यूसली मूवमेंट परफॉर्म करते रहते हैं। तो इसीलिए हमने बोल दिया कि भाई कोलॉइड्स के जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ब्राउनियन मूवमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ब्राउनियन मूवमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, आई होप ये सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है भाई, एक्चुअली ये वही इफेक्ट है, ये वही प्रॉपर्टी है जो हम ट्रू सॉल्यूशंस के केस से या उसके टॉपिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं। टिंडाल इफेक्ट और कुछ नहीं है, वो जो लाइट की स्कैटरिंग होती है ना उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। अभी तक मैं आपको बार बार लाइट की स्कैटरिंग समझा रही थी, लेकिन अब उस लाइट की स्कैटरिंग की पूरी प्रोसेस को और लाइट की स्कैटरिंग होने के कारण जो बीम ऑफ लाइट हमें सोल्यूशन में पास होती हुई दिखती है उस पूरी प्रोसेस को मैंने नाम दे दिया है और उसका नाम क्या है भाई, टिंडाल इफेक्ट है। वो क्या होता है मैं आपको फिर से एक बार अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। होता क्या है कि सपोज हमारे पास क्या है, एक बेसिकली आपके पास एक बीकर है, ठीक है। अब इस बीकर में आपने क्या लिया है, थोड़ा सा पानी लिया है। तो यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ, ये रहा क्या, थोड़ा सा पानी। अब इस पानी में मैंने क्या डाल दिया है, 2-3 मैंने या 1 चम्मच मैंने मिल्क डाल दिया है, ठीक है। तो ये लो, ये डाल दिया मैंने क्या, मिल्क।
तो ये पर्पल कलर के आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, मिल्क के पार्टिकल्स हैं। अब होगा क्या, मेरे पास बेसिकली मैंने बना क्या लिया है, मैंने एक मिल्क प्लस वाटर का एक मिक्सचर बना लिया है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, वाटर प्लस मिल्क का मैंने यहाँ पे एक मिक्सचर बना लिया है, ठीक है। अब होगा क्या, जब एक मैं इस मिक्सचर के थ्रू एक बीम ऑफ लाइट पास कराना चाहूँगी, तो ये बीम ऑफ लाइट जब इस मिक्सचर से निकलेगी ना, तो इस मिक्सचर से निकलते वक्त इसका पाथ मुझे दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि मैंने एक बीकर लिया है, उस बीकर से अगर मैं एक लाइट को पास कराना चाहूँ तो ये लाइट कैसे जा रही है वो मुझे, उस लाइट का पाथ मुझे इस पर्टिकुलर मिक्सचर में दिखाई देने वाला है। वहीं अगर मैंने इस मिक्सचर को, यानी कि अगर मैंने इस पानी में मिल्क ऐड नहीं किया होता तो पता है क्या होता, मतलब कि मेरे पास क्या होता है, एक कंटेनर होता और उसमें मैंने पानी डाला होता। इस पानी से अगर मैं लाइट फेंकने की कोशिश करती तो मुझे लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। लेकिन अगर मैंने इसमें जैसे ही 1 चम्मच दूध डाल दिया तो मिल्क के डालने के बाद मुझे लाइट की बीम का पाथ दिखाई देने लगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं, मिल्क के पार्टिकल्स हैं बड़े, ठीक है। ये जो मैंने मिल्क के पार्टिकल्स बनाए हैं ये कैसे हैं, बड़े हैं। अब जैसे ही क्या होगा, इनके ऊपर लाइट पड़ेगी, इधर देख लो, ये है मिल्क के पार्टिकल्स। जैसे ही इसके ऊपर एक लाइट पड़ी, मिल्क के पार्टिकल्स ने क्या किया कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे कि शीशा होता है, मिरर होता है, मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, इधर से लाइट आई है और एक डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन जब हम बात करेंगे पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स भी अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन फर्क ये है कि हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो हर तरफ रिफ्लेक्शन, लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, लाइट की स्कैटरिंग कहते हैं। क्या आप इस चीज़ को समझ पाए कि हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है या जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग करते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि मिल्क के पार्टिकल ने लाइट की स्कैटरिंग कर दी और ये स्कैटर्ड लाइट जब हमारी आंखों तक पहुंची तो हमें एग्जैक्टली क्या हुआ, ये लाइट हमें दिखाई दी। कहाँ दिखाई दी, इस मिक्सचर के अंदर दिखाई दी। अब जाहिर है पूरी की पूरी लाइट जो कि इस पार्टिकल पे पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट तो होनी जाएगी, वो स्कैटर तो होनी जाएगी। मेजॉरिटी लाइट जो है वो आगे जाएगी। आगे कहाँ जाएगी, जो दूसरा वाला मिल्क पार्टिकल होगा ना उसके तरफ जाएगी। तो मेजॉरिटी लाइट चली गई आगे और जो पीछे रह गई लाइट वो क्या हो गई, स्कैटर हो गई और ये स्कैटर लाइट हमारी आंखों तक पहुंच गई। तो हमें मिक्सचर के अंदर लाइट दिखाई दी। फिर जो मेजॉरिटी पोर्शन लाइट की आगे गई थी दूसरे वाले मिल्क पार्टिकल के पास, वो वाला मिल्क पार्टिकल भी क्या करेगा, अपने पड़ोसी वाले मिल्क पार्टिकल के जैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो हर एक डायरेक्शन में स्कैटर कर देगा, ठीक है। तो सेकंड वाले मिल्क पार्टिकल ने भी क्या किया है, लाइट की स्कैटरिंग करी है। अब ये जो स्कैटर्ड लाइट है ये भी हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तो हमें इस मिक्सचर के अंदर लाइट दिखाई देगी। जाहिर है कि पूरी की पूरी लाइट जो कि सेकंड मिल्क पार्टिकल के ऊपर पड़ी है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगी, वो स्कैटर नहीं हो जाएगी। मेजॉरिटी लाइट जो है कहाँ जाएगी, आगे जाएगी और तीसरे वाले मिल्क पार्टिकल के ऊपर स्ट्राइक करेगी और तीसरा वाला मिल्क पार्टिकल भी क्या करेगा, उसको स्कैटर कर देगा। तो होगा क्या कि लाइन से जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना मिल्क के, वो क्या करते जाएंगे, इस लाइट को स्कैटर करते जाएंगे, ठीक है, स्कैटर करते जाएंगे और ये स्कैटर्ड लाइट हमें दिखती जाएगी। तो होगा क्या, हमें इस मिक्सचर के अंदर क्या होगा भाई, इस मिक्सचर के अंदर हमें ये लाइट दिखाई देने वाली है, ठीक है। मिक्सचर के अंदर हमें ये पूरी लाइट दिखाई देने वाली है। यानी कि हम मिक्सचर के ऊपर जब टॉर्च फेंक के लाइट मारेंगे ना तो हमें उस लाइट का पाथ दिखाई देगा कि एक्चुअली में उस मिक्सचर के अंदर लाइट का पाथ क्या है, कि वो सीधे सीधे जा रही है या ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है। और यही चीज़ अगर आप प्लेन वाटर के कंटेनर में करके देखोगे ना, कभी ऐसा नहीं होगा, आपको लाइट का पाथ विजिबल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम शॉर्ट में या कन्वीनियंस के लिए बोल देते हैं कि वो लाइट को स्कैटर करते ही नहीं है। भाई ये जो आपको लाइट विजिबल हो रही है वो कैसे हो पा रही है, क्योंकि मिल्क के पार्टिकल्स ने लाइट को स्कैटर किया। जब ये स्कैटर्ड लाइट आपकी आंखों तक पहुंची तब जाकर के आपको मिक्सचर के अंदर लाइट दिखाई दी।
अगर कोई पार्टिकल लाइट को स्कैटर ही ना करे तो वो स्कैटर्ड आपकी आंखों तक आए ही ना, और जब कोई लाइट आएगी नहीं तो आपको मिक्सचर के अंदर लाइट का पाथ कैसे दिखाई देगा। लेकिन हम बोलते हैं कि पानी के पार्टिकल्स, एक्चुअली सभी पार्टिकल्स जो है लाइट को स्कैटर करते हैं। अब वो लाइट को कितना स्कैटर करते हैं ये डिपेंड करता है उनकी साइज पे कि उनका साइज क्या है। जितना छोटा होगा पार्टिकल का साइज उतनी ही कम स्कैटरिंग करेगा वो, और जितना पार्टिकल का साइज बड़ा होगा उसकी स्कैटरिंग हम बोलते हैं उतनी ज़्यादा होगी। हमारे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, मिल्क क्या है, मिल्क हम बोल रहे हैं ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ना, इस मिक्सचर में हम बोल रहे हैं कि डिस्पर्जन मीडियम कौन है, डिस्पर्जन मीडियम है हमारा पानी, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्स्ड फेज हम बोल रहे हैं कि मिल्क है। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पे मिल्क के पार्टिकल्स क्या होंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे। और कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज कितना होता है भाई, वो होता है 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर्स के बराबर। तो इतने बड़े पार्टिकल्स हैं, तो इनके ऊपर जो लाइट आएगी उसको ये लोग स्कैटर कर पाएंगे इजीली, और ये स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी, इसलिए हमें लाइट की जो बीम है उसका पाथ हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें पानी की, तो पानी के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो बेचारे लाइट को स्कैटर करेंगे भी ना, तो वो स्कैटर लाइट इतनी इनसिग्निफिकेंट होगी, इतनी कम होगी कि हमारी आंखों तक पहुंचेगी नहीं। तो जब तक कोई लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी नहीं तब तक वो चीज़ हमें दिखेगी कैसे। अगर आपने इस पानी में सोचा कि हम क्या डाल दें, थोड़ा सा नमक भी डाल दें, सॉल्ट डाल दें, या आपने इसमें क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो भी आपको जो है लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, क्योंकि शक्कर और नमक डालने से आपका सोल्यूशन क्या बन रहा है, एक ट्रू सोल्यूशन बन रहा है। और ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है भाई। तो इतने छोटे पार्टिकल्स बेचारे क्या ही कर लेंगे स्कैटर। तो हम बोलते हैं कि हर पार्टिकल करता है लाइट को, लेकिन हम बोलते हैं कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी जो लाइट स्कैटर करते हैं वो स्कैटर लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो हम क्या करते हैं ना, कन्वीनियंस के लिए बोल देते हैं कि भाई ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं करते हैं। लेकिन असलियत आपको पता होनी चाहिए, रियलिटी आपको पता होनी चाहिए कि नहीं भाई वो स्कैटर करते हैं, लेकिन एक इनसिग्निफिकेंट स्कैटरिंग होती है उनकी, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है भाई, टिंडाल इफेक्ट कहलाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को मैंने नाम दे दिया है, और वो प्रोसेस क्या है, टिंडाल इफेक्ट। अब देखो जरा यहाँ पे क्या आ रहा है, द कोलॉइडल पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट पासिंग थ्रू, एज अ रिजल्ट द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। कुछ इस तरीके से है ना, जब आप पास करोगे तो आपको ये देखो लाइट का जो पाथ होगा ये यहाँ पे आपको विजिबल होगा, और ये वाला जो है ये क्या है, एक ट्रू सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन में अगर आप लाइट फेंकोगे तो आपको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। वहीं अगर आपने कोलॉइडल सोल्यूशन में या सॉल्व में आपने लाइट फेंकी है तो आपको लाइट का पाथ विजिबल होगा। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स उसको हम क्या कहते हैं, टिंडाल इफेक्ट कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। When a beam of light from a torch is passed through a true solution of copper sulfate, Tyndall effect is not observed, that is the path of the light is not visible। यानी कि अगर आपने क्या किया है, पानी में कॉपर सल्फेट को घोल दिया है। कॉपर सल्फेट क्यों लिया है, क्योंकि ना कॉपर सल्फेट बहुत ही अच्छा कलर देता है, स्काई ब्लू कलर देता है कॉपर सल्फेट पानी में जा करके। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने बनाया है पानी के साथ, और इस सॉल्यूशन में अगर आपने टिंडाल इफेक्ट आप नोटिस करना चाहो, इस सॉल्यूशन में आपने अगर लाइट की बीम पास करी है तो आपको टिंडाल इफेक्ट देखने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया ना पानी के साथ, ये क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन है। और ट्रू सॉल्यूशन में हम बोलते हैं पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कैसा होता है, कम होता है, तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। When the same light is passed through a mixture of water and milk, Tyndall effect is observed and the path of the light becomes visible. The reason of this observation is that the particles of a true solution are so small that they do not scatter light. लेकिन असलियत तो हमें पता है कि बेचारे करते हैं, लेकिन इनसिग्निफिकेंट स्कैटरिंग करते हैं। लेकिन हाँ, आप पेपर में लिख के यही आओगे कि वो स्कैटर नहीं करेंगे लाइट को, एंड हेंस द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल, दैट इज Tyndall effect is not observed। ठीक है, नॉट लिख देना, इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ट्रू सोल्यूशन में नहीं दिखेगा। इन कॉन्ट्रास्ट द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइडल सोल्यूशन are big enough to scatter light and hence path of the light becomes visible, that is the Tyndall effect is
ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे नॉट जरूर लगा लेना, हाँ, ट्रू सोल्यूशन में नहीं दिखेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, हमें डेली जो है ना कहीं टिंडाल इफेक्ट जरूर दिखता है। कैसे, सपोज हमारे घर में क्या है, एक कमरा है और उस कमरे में क्या है, एक विंडो है। अब सुबह का टाइम है, ठीक है, रात हुई तो आपने कर्टेन्स, आपने खिड़कियां बंद कर ली, ठीक है, ठंड का टाइम है तो खिड़कियां बंद करोगे ही, और साथ ही साथ आपने क्या किया है, कर्टेन्स भी लगा ली हैं, तो यानी कि आपने अपने कमरे में बिल्कुल ही अंधेरा करके रखा हुआ है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग जब आप अपने विंडोज़ के जो कर्टन्स हैं उनको हटाओगे और खिड़की खोलोगे तो सनलाइट जो है आपके रूम में एंटर करेगी। जब सनलाइट आपके रूम में एंटर करेगी तो आपको सनलाइट का जो पाथ है वो क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। दिन के टाइम पे 2-3 बजे के करीब, 1 बजे के करीब आपके रूम में रोशनी रहती है, लेकिन फिर भी सनलाइट का पाथ क्या है वो आपको विजिबल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्ली मॉर्निंग की, तो जैसे ही आपकी खिड़की से सनलाइट आती है एक डार्क रूम में, तो आपको सनलाइट का पाथ विजिबल होता है। क्यों विजिबल होता है, क्योंकि आपके रूम में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और ये डस्ट पार्टिकल्स पूरे टाइम एयर में सस्पेंडेड होते हैं, और ये एयर पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि इन पे जैसे ही सनलाइट पड़ती है उस सनलाइट को ये क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, और यही स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। तो ये भी क्या है, एक टिंडाल इफेक्ट है। A well-known example of Tyndall effect observed in our home is when a beam of sunlight enters in the dark room through some hole in the window or through the ventilator. The path of the light becomes visible due to scattering of light by the colloidal dust particles present in the air. ये air है, सर नहीं है, in the air of the room. रूम की एयर में हम बोलते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और ये डस्ट पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। कितना होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स के बराबर होता है, जिसके कारण जैसी सनलाइट पड़ेगी इस सनलाइट को वो स्कैटर कर देंगे डस्ट के पार्टिकल्स, और स्कैटर्ड सनलाइट हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी, इसलिए हमें सनलाइट का जो पाथ है वो विजिबल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, टिंडाल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सनलाइट passes through the canopy of a dense forest. घने जंगलों में अगर आप लोग कभी गए हो तो आपको वहाँ पे कुछ इस तरह के टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलेगा। This is due to the scattering of the light by the colloidal particles of the mist. अब जंगल में तो हम बोलते हैं कि कई तरह के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हमारा रूम तो फिर भी साफ होता है, लेकिन अगर हम बात करें जंगल की तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि मिस्ट वगैरह भी होती है, जिसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, और ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, उन पे पड़ने वाली सनलाइट को स्कैटर कर देंगे, और हमें हमें टिंडाल इफेक्ट जो है डेंस फॉरेस्ट में भी दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। आप सब ने कभी ना कभी ये ज़रूर देखा होगा। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये टिंडाल इफेक्ट जो है वो आपको जब आप एक डार्क रूम में प्रोजेक्टर वगैरह से देखते हो तब भी आपको ये देखने को मिलता है। द फिनोमेना ऑफ टिंडाल इफेक्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्रोजेक्टर, ये प्रोटेक्टर नहीं है, प्रोजेक्टर है, इज थ्रोन डाउन टू द on the screen in a cinema hall. The path of the light becomes visible due to the scattering of the light by the colloidal dust particles present in the air of the cinema hall. ठीक है, चलो तो टिंडाल इफेक्ट क्या होता है हमने देख लिया। एक्चुअली टिंडाल इफेक्ट की जो होती है प्रोसेस वो हमको पता थी, लेकिन उस पूरी प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं ये हमें नहीं पता था, तो आज हमने नामकरण भी कर दिया कि हाँ भैया उसको हम क्या कहते हैं, टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। फिर इसके बाद में एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है किसकी, कोलॉइड्स की, और वो क्या है, कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन क्या होता है ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि द प्रोसेस बाय विच स्मॉल colloidal particles lose their charge and combine together to form a big sized particles which ultimately settle down is called coagulation. अब अभी तक हम बेसिकली जो हमारे पास कोलॉइडल सोल्यूशन है या सॉल है उसको हम अनस्टेबल कैसे बना रहे थे, इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस से हमने बनाना सीखा था। लेकिन एक और प्रोसेस है जिससे आप कोलॉइडल पार्टिकल्स का कोआगुलेशन करा सकते हो। वो कैसे करा सकते हो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम पानी में अगर जब हम डालते हैं तो ये डिसएसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस, जैसे कि नमक, कॉमन सॉल्ट। अब जो हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं वो क्या होता है, NaCl, है ना। अब इस NaCl को जब हम पानी में डालेंगे तो ये NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट डिसएसोसिएट हो जाएगा। किस में डिसएसोसिएट होगा भाई, तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में। ये मैंने आपको पहले भी बताया है
कि नमक का एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, 2 आयन से मिलके बनता है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिला के क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल पानी में उतरेगा तो डिसएसोसिएट हो जाएगा सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में। सिमिलरली एक और इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कि हम बोलते हैं उसको क्या, फेरिक क्लोराइड, FeCl3। इसको जब हम पानी में डालेंगे तो ये भी डिसएसोसिएट हो जाएगा। कैसे डिसएसोसिएट होगा, तो फेरिक आयंस में Fe3 पॉजिटिव आयंस में और साथ ही साथ क्लोराइड आयंस में ये डिसएसोसिएट हो जाएगा। एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फिटकरी। वो कुछ इस तरह की आपको दिखेगी, जो जिसको हम खड़ा नमक कहते हैं, रॉक सॉल्ट, उसी के जैसी लगभग देखने को मिलती है क्या, एक फिटकरी। फिटकरी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलम कहते हैं। वो होता क्या है, वो हम बोलते हैं कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। आई रिपीट, हमारी एलम यानी कि हमारा जो फिटकरी है उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। तो जब ये फिटकरी पानी में जाएगी तो किस में डिसएसोसिएट होगी भाई, पोटेशियम आयंस में, इसके अलावा एल्यूमिनियम आयंस में, इसके अलावा सल्फेट आयंस में डिसएसोसिएट होगी। कौन, हमारी फिटकरी यानी कि एलम जब पानी में जाएगी। तो हम पढ़ क्या रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कोलॉइड्स होते हैं उन कोलॉइड्स का हम कोआगुलेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपके सामने बताए हैं, पानी हो गया, ये नमक हो गया, FeCl3 हो गया, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलके क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स मिलके कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्जेस लगे होते हैं ना, उनको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जहाँ न्यूट्रलाइज होने के बाद में क्या होता है, कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपना चार्ज खो देंगे, और जैसे ही चार्ज वो अपना खो देंगे तो उनके पास कोई रीज़न नहीं रहेगा एक दूसरे से अलग अलग रहने का। बेसिकली जो हम कोआगुलेशन की प्रोसेस बोल रहे हैं, इसमें होता क्या है कि कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपना चार्ज खो देते हैं, और जहाँ उन्होंने चार्ज खोया एक दूसरे के पास आ जाएंगे, एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, और बड़ा पार्टिकल बनाने के बाद क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम में जाकर के नीचे सेटल हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, कुल मिलाकर के किसी भी तरह से कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्जेस है ना उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको गायब करना है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स उन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने में या गायब करने में हेल्पफुल होते हैं। कैसे, हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, जब भी हमें कोई छोटी बहुत चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है, तो आपने अपनी ग्रैंड मदर्स को बोलते हुए सुना होगा कि अरे जल्दी में अगर कुछ नहीं मिल रहा है ना तो क्या करो, फिटकरी घिस लो अपने हाथ में। फिटकरी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को हम बोलते हैं। तो जब फिटकरी पानी में जाती है तो वो डिसएसोसिएट हो जाती है पोटेशियम आयंस में, एल्यूमिनियम आयंस में और सल्फेट आयंस में। अब होता क्या है कि हमारा जो ब्लड है, जब खून निकलता है तो जब चोट लगती है तो खून निकलता है। अब ये जो खून है ये भी क्या है, एक कोलॉइड ही है, यानी कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड क्या है हमारा, एक कोलॉइड ही है। और इस कोलॉइड के पास क्या होंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे, और उन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, उन पार्टिकल्स के ऊपर होगा चार्ज नेगेटिव वाला। तो जब हमको चोट लगती है, जब खून निकलता है, तो बेसिकली क्या होता है, ब्लड के पार्टिकल्स निकलते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ऐसा तो होता नहीं कि चोट लगी है तो हम जो है ना खून को बहने दें, किसी ना किसी तरीके से हम चाहते हैं कि खून ना बहे। तो खून ना बहने के लिए क्या होता है कि हम जो एलम है यानी कि जो फिटकरी है वो घिसते हैं। होता क्या है, फिटकरी के या एलम के जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, उन आयंस के पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, ब्लड के पार्टिकल्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं कि जब हमें चोट निकलती है, खून निकलता है, खून क्या होता है, एक कोलॉइड होता है और उसके पार्टिकल्स के पास होते हैं नेगेटिव चार्जेस। हम चाहते हैं कि खून निकलना बंद हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ब्लड के पार्टिकल्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रलाइज वो कैसे हो पाएंगे, जब उन नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ऑपोजिट चार्ज आए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आए। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएंगे, फिटकरी के जो पॉजिटिव आयंस है, उन पॉजिटिव आयंस के पॉजिटिव चार्जेस आके क्या करेंगे, ब्लड के पार्टिकल्स के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। और जैसे ही न्यूट्रलाइज करेंगे, ब्लड के पार्टिकल्स जो होंगे वो अपना चार्ज
खो देंगे और वो क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, यानी कि कोआगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से खून बहना बंद हो जाता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको भी हम रीड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट कैन बी इमीडिएटली स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग एलम या फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेरिक क्लोराइड किसका बना होता है, फेरिक आयंस का, Fe3 पॉजिटिव आयंस का और क्लोराइड आयंस का। तो जब हम खून के ऊपर या कट के ऊपर फेरिक क्लोराइड लगाते हैं तो जो Fe3 पॉजिटिव आयंस होते हैं, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे ब्लड के पार्टिकल्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो अप्लाइंग एलम या फिर फेरिक क्लोराइड, द रीजन बीइंग दैट द कोलॉइडल पार्टिकल्स, ब्लड पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज। हमेशा ध्यान रखना ये कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एंड हेंस गेट कोआगुलेटेड बाय पॉजिटिवली चार्ज फेरिक आयंस प्रेजेंट इन फेरिक क्लोराइड और पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन एलम। ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड का जो फेरिक आयंस है और एलम के जो एल्यूमिनियम आयंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलम होता क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जो पोटेशियम आयंस होते हैं एलम के वो, और फेरिक क्लोराइड के जो फेरिक आयंस हैं वो ब्लड के नेगेटिव पार्टिकल्स के ऊपर जो ब्लड के पार्टिकल्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अ रिजल्ट ऑफ दिस कोआगुलेशन इज ब्लीडिंग स्टॉप्स। ब्लीडिंग रुक जाती है इस कोआगुलेशन से। फिर इसके बाद में ये तो हुआ एक एप्लीकेशन जहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स ने किस तरीके से कोआगुलेशन करा दिया, किसका, कोलॉइड्स का। एक और एक एप्लीकेशन मैं आपको बताती हूँ, जो गंदा पानी होता है यानी कि मिट्टी वाला पानी। कई बार ऐसा होता है कि नई नई बोरवेल होती है तो पानी के साथ साथ जो है, बोरवेल के पानी के साथ साथ बहुत सारी मिट्टी भी आती है। तो अब उस पानी की दिक्कत ये होती है कि उस पानी को हमें पीने के लिए भी यूज़ करना पड़ता है, यानी कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हमने वो मिट्टी वाला पानी पूरा का पूरा अगर हमने एज इट इज़ फिल्टर में डाल दिया या किसी आरओ में डाल दिया, तो आरओ और फिल्टर का जो फिल्टर्स होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो आप नॉर्मल फिल्टर से या आरओ से मडी वाटर को प्योरीफाई करने की, आप नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट वो और उल्टा जाम हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो हमें टेक्निक यूज़ करनी ही पड़ती है जिसकी हेल्प से हम मडी वाटर को भी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करें। तो उसके लिए पहली स्टेप आपको ही लेनी पड़ेगी, इसके पहले कि आप उस गंदे पानी को, मडी वाटर को जो है ना फिल्टर में डालो। क्या करना पड़ता है, एक कंटेनर लो, उसमें वो मिट्टी वाला पानी रखो और उसमें फिटकरी घुमा दो। जैसे ही फिटकरी घुमाओगे थोड़ी देर बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जितनी भी मिट्टी है ना वो कंटेनर के नीचे जाकर के सेटल हो जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि जिस मडी वाटर की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उस मडी वाटर में होता क्या है, मड प्रेजेंट होती है, मिट्टी वगैरह प्रेजेंट होती है। मिट्टी के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, और उनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले मिट्टी के पार्टिकल्स के ऊपर कौन आते हैं, ये हमारी फिटकरी के पॉजिटिव आयंस यानी कि एल्यूमिनियम आयंस आते हैं। तो इन एल्यूमिनियम आयंस के जो पॉजिटिव चार्ज है वो आकर के न्यूट्रलाइज कर देते हैं, किसको कर देते हैं, मडी वाटर के मड के जो मड पार्टिकल्स के जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको। तो सपोज ये क्या है हमारे पास, मैं इसको रब कर देती हूँ, ये क्या है हमारे पास, एक मड पार्टिकल है जिसके ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। फिर इसके बाद में इसके ऊपर कौन आ गया, हमारी फिटकरी का एल्यूमिनियम आयन आ गया। तो इस एल्यूमिनियम आयन के पास है पॉजिटिव चार्ज, देखो इसके ऊपर Al3 पॉजिटिव लिखा हुआ है, और मड के इस पार्टिकल के पास है क्या, एक नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और जैसे ही एक दूसरे को इन्होंने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया, ये जो मड पार्टिकल है ना ये अपना चार्ज खो देगा, और जहाँ इसने चार्ज खोया तो दूसरे मड पार्टिकल्स जो कि अपना अपना ऑलरेडी चार्ज खो चुके हैं इसी तरीके के पॉजिटिव आयंस के कारण इकट्ठा हो जाएंगे, और कंबाइन होने के साथ ही हम बोलते हैं कि पानी में नीचे जा कर के सेटल हो जाते हैं। तो
इसीलिए हमें कुछ देर बाद जो है, जैसे ही हमने मडी वाटर में हम जैसे ही उस पर फिटकरी घुमाते हैं तो मिट्टी जो है हमको नीचे जमी हुई देखने को मिलती है। तो मिट्टी नीचे हो गई और पानी ऊपर आ गया। अब इस पानी को अगर आप फिल्टर में डालोगे, आरओ में डालोगे, तो फिल्टर और आरओ जो है इस पानी को फिल्टर कर पाएंगे। वरना अगर आप क्या करते, मडी वाटर को डाल देते, तो फिल्टर क्या, जो फिल्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसके फिल्टर ही ख़राब हो जाते, है ना। तो फिर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे हो पाती। तो फर्स्ट फिल्ट्रेशन आपने अपने लेवल पे कर लिया, एक बहुत ही देसी आपने नुस्खा अपनाया कि भैया फिटकरी घुमा दी ताकि मिट्टी तो एटलीस्ट नीचे बैठी जाए। फिर इस पानी को हमने कहाँ डाल दिया, फिल्टर में डाल दिया, आरओ में डाल दिया, तो फिर प्योरीफाई हो जाता है और फिर उसको हम, उस पानी को फिर हम फर्दर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो क्या ये आपको दोनों ही एप्लीकेशन समझ में आए हैं कि किस तरीके से हमने कोलॉइड्स की कोगुलेशन को यूज़ किया है बहते हुए खून को रोकने के लिए भी, और जो मडी वाटर है उसको प्योरीफाई करने के लिए भी। एक और एप्लीकेशन, ये तो हम अपने घरों में कर सकते हैं ना, गंदे पानी को फिटकरी से प्योरीफाई करना, ये हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन भी है, हम सभी के घरों में से जो सीवेज निकलता है उस सीवेज को भी क्या करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है भाई, तो यही कोआगुलेशन की प्रोसेस को यूज़ करना पड़ता है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि सीवेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसमें मड पार्टिकल्स होते हैं, और उन डर्ट और हम बोलते हैं कि मड पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो उन नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज किया जाता है। फर्दर और हैवी हम बोलते हैं कि और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ किया जाता है। उन इलेक्ट्रोलाइट्स के पॉजिटिव चार्जेस आकर के सीवेज में प्रेजेंट डस्ट, डर्ट और मड पार्टिकल्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके कारण सीवेज वाटर में जितना भी डर्ट, गंदगी वगैरह जो होता है वो नीचे जा कर के सेटल हो जाता है और पानी को हटा लिया जाता है। तो जो डर्ट, डस्ट और गंदी चीज़ें, मड वगैरह जो इकट्ठा हुआ है उससे खाद बना ली जाती है, और जो पानी निकला है उसको फर्दर इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वाली एप्लीकेशन भी आप सभी को समझ में आई होगी। तो अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो कोलॉइड्स का जो कोआगुलेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने आपको मेहनत करके कि किस तरीके से कोआगुलेशन की प्रोसेस होती है, कैसे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये मैंने आपको समझाया। क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि कोलॉइड्स के ऊपर कहाँ से नेगेटिव चार्ज आया, कहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया, तो फिर आपको उनका कोआगुलेशन भी समझ में नहीं आता। और कोआगुलेशन को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उसका रियल लाइफ, उसके एप्लीकेशन हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने कई सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं कोलॉइड्स की। एक काम करते हैं, फटाफट से हम क्या करेंगे, सभी प्रॉपर्टीज़ का एक रीकैप कर लेंगे जल्दी से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी हेट्रोजीनियस नेचर वाली, कि हमारे जो कोलॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में। उनके पास एक डिस्पर्जन मीडियम भी होता है और एक डिस्पर्स्ड फेज भी होता है। अब ये डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों ही कैसे हो गए, गैस हो गए, तो फिर वो आपका कोलॉइड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब गैसेज आपस में कंबाइन होती है ना तो वो यूनिफॉर्मली कंबाइन हो जाती हैं, और यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन हमें पता है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर की प्रॉपर्टी नहीं है, वो हो जाती है किसकी, होमोजेनस मिक्सचर की प्रॉपर्टी। तो इसीलिए हमको कोलॉइड्स भी कितने टाइप के मिलते हैं, 8 टाइप के कोलॉइड्स मिलते हैं, जहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, बस गैस और गैस ना हो, वरना वो होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा, फिर वो कोलॉइड नहीं रह जाएगा। फिर इसके बाद में पार्टिकल्स की साइज़, तो हम सबको पता है कि भाई पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली किसी भी मिक्सचर के पार्टिकल्स का साइज़ ही जो है ना उस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है या उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने बोला कि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन इतनी कमाल की प्रॉपर्टीज़ क्यों दिखा पाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज़ 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करेंगे कोलॉइड्स की तो यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज़ कितना होगा भाई, 1 से 100 नैनोमीटर होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, फिल्टर होने की। तो देखा जाए तो हमारे जो कोलॉइड्स होते हैं अगर उनको हम नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास कराना चाहें तो वो इजीली पास हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप उनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कराना चाहें तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमारे कोलॉइड्स पास नहीं हो पाएंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जो हम बार बार कोलॉइडल पार्टिकल्स बार बार बोल रहे हैं ना, ये कौन है कोलॉइडल पार्टिकल्स? ये हम बोलते हैं कि डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड के, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोलॉइडल पार्टिकल्स कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यही पार्टिकल्स जा नहीं पाते हैं अंदर, तो क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे कोलॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर में तो पास हो जाएंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की तो वहाँ से पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद में हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी स्टेबिलिटी की, कि वैसे तो हम बोलते हैं कि हमारे जो कोलॉइड्स हैं वो क्या होते हैं? क्वाइट स्टेबल होते हैं, यानी कि अगर आप उनको 5, 10, 15 एक दिन के लिए जो है ना अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो तो आप कभी भी नहीं देखोगे कि कोलॉइड्स को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाए? एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि हमारे कोलॉइड्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो कई किताबों में आपको ये स्टेटमेंट लिख के छोड़ दिया जाता है कि कोलॉइड स्टेबल हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं, वो एक दूसरे में सस्पेंडेड होते हैं। डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडिया में सस्पेंडेड होता है, डिस्पर्स रहता है, लेकिन कोई रीज़न नहीं बताता। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सेम चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे से रिपल करेंगे, एक दूसरे से भागेंगे, अट्रैक्ट थोड़ी ना होंगे। तो इसके कारण पार्टिकल्स क्या होते हैं ना कि एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं। एट द सेम टाइम जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो भी अपने ऊपर चार्ज कैरी करता है। कौन सा चार्ज? ऑपोजिट चार्ज। मतलब कि पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होगा उसके ऑपोजिट चार्ज कैरी करेगा कौन? डिस्पर्जन मीडियम। तो जिसकी वजह से क्या होता है? कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा डिस्पर्जन मीडियम की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। तो अगर कभी उनसे जाकर के बोला जाए कि भाई डिस्पर्जन मीडियम के नीचे जाकर के सेटल हो जाओ, तो पार्टिकल्स मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एग्जाम्पल के लिए पॉजिटिव चार्ज है और डिस्पर्जन मीडियम में नेगेटिव चार्ज है, तो वो हमेशा नेगेटिव चार्ज के पीछे पीछे भागते जाएंगे। कभी भी वो नीचे जाकर के सेटल नहीं होंगे और ना ही कभी पार्टिकल्स आपस में इकट्ठा हो पाएंगे। इसीलिए वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिस्पर्जन मीडियम में, और स्टेबिलिटी भी यही कहलाती है उनकी। फिर इसके बाद में आती है विजिबिलिटी, कि अगर आप पार्टिकल्स को देखना चाहो तो भाई नेकेड आई से तो आप देख नहीं सकते हो, लेकिन हाँ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप ज़रूर देख सकते हो। फिर इसके बाद में आता है ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट में हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं कोलॉइड्स के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और कैसे मूव करेंगे? जिगजैग मूवमेंट करेंगे। तो इस तरह का जो कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। और ये ब्राउनियन मूवमेंट नाम कहाँ से पड़ा है? तो ये बात है 1928 की। एक इंग्लिश केमिस्ट आए थे जिन्होंने जो है जिनका नाम था क्या? रॉबर्ट ब्राउन, और जिन्होंने पोलन ग्रेन्स को देखा था, उनके मूवमेंट को देखा था इन द वाटर। तो उस मूवमेंट के बेसिस पे उन्होंने नाम रख दिया क्या? ब्राउनियन मूवमेंट। और ऐसा ही मूवमेंट हमें कहाँ दिखाई देता है? कोलॉइड्स में दिखाई देता है। फिर इसके बाद में टिंडल इफेक्ट आप सभी को पता है कि जब हम लाइट पास करवाएंगे किसी भी कोलॉइड्स के थ्रू, तो उस लाइट का जो पाथ है उस कोलॉइड में हमें विजिबल होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भाई हमारे कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बिग इनफ हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, और यही स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पड़ती है तो हमें लाइट का पाथ दिखाई देने लगता है। फिर इसके बाद में कोआगुलेशन तो मैंने आपको अभी समझाया है। तो बस इस सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक्स को हमारे चैप्टर के। तब तक आप क्या करेंगे? हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।